मित्रों, कैसे हो? आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हमने दिवाली के पहले आपको व्याकरण में समास से परिचित कराया था और समास के भेद भी आपको बताए थे। जो दो भेद की परिभाषा और उसके उदाहरण विस्तार से समझाए, पर फिर भी आज हम फिर से आपको समास की परिभाषा एवं उसके भेद बता रहे हैं। उसे ध्यान से सुनिए। समास की परिभाषा आपको बताई थी कि संक्षिप्तकरण को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में समास संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया है। संक्षिप्त यानी एक छोटा सा, अलग अलग दो शब्द होते हैं, उन दो शब्दों को एक करके एक समास बनता है। तो जहाँ आपको मैंने परिभाषा बताई थी कि दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। जैसे उदाहरण आपको दिया है, दया का सागर का सामासिक शब्द है दया सागर। तो का जो है वो कारक है जिसे हमने हटा दिया है, और कारक चिन्ह का लोप यानी उसको हटा देना है, निकाल देना है, जिससे क्या बन जाएगा? समास बन जाएगा। तो आपको इतना क्लियर हुआ? ओके। अब समास क्या है, समास के प्रश्न, समास की परिभाषा, बहुव्रीहि समास के उदाहरण, समास के भेद का चार्ट, कर्मधारय समास, समास के प्रकार और उदाहरण। तो इसे हम आपको उदाहरण के साथ बता रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर आपको जो मैंने आगे उदाहरण दिया था कि दया और सागर, इन दो शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले का प्रत्यय का लोप होकर एक स्वतंत्र शब्द बना, जिसे दया सागर कहते हैं। बराबर। फिर आपको हमने ये सारे समास के प्रकार बताए थे, भेद बताए थे। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। इसमें से आपको बहुत कुछ, जैसे कि द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है, इसका भी आपको परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ हमने समझाया था। शायद इसका मैं फिर से रिवीजन कर रही हूँ, आपको याद न हो तो फिर से इसे एक बार ध्यान से पढ़ लेना और आपकी कॉपी में लिख लेना। ठीक है। तो पहला देखिए, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में हमें पूर्व पद यानी कि जो पहला पद है और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो तो द्वंद्व समास कहते। मध्य लोप मतलब क्या? कि जैसे कि और है ना, तो ये और जो है वो मध्य संयोजक, इसे हम हटा देने पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। जैसे कि माता पिता, तो माता पूर्व पद है, पिता उत्तर पद है। राम कृष्ण, राम जो है वो पूर्व पद है, कृष्ण उत्तर पद है। भाई पूर्व पद है, बहन उत्तर पद है। पाप पूर्व पद है, पुण्य उत्तर पद है। सुख पूर्व पद है और दुख उत्तर पद है। तो ये दोनों प्रधान है। बराबर। तो अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। बराबर। जैसे माता भी है, पिता भी है, राम भी है, कृष्ण भी है, भाई भी है और बहन भी है। पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, सुख भी आता है और दुख भी आता है। बराबर। तो इसमें हमने और संयोजक लगाने पर क्या हुआ? इसका इस प्रकार संबंध, द्वंद्व समास का जो है वो सामासिक पद है, और सामासिक पद को हम एक यानी कि दो अलग अलग शब्दों के द्वारा एक पद हो जाने पर वो समास कहलाता है।
यानी कि और जो संयोजक है उसे हटा देने पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। इट्स क्लियर, ये भी हमने आपको समझाया था। तो देखिए उसके बाद द्विगु समास। द्विगु समास की भी परिभाषा आपको हमने बताई थी कि जिस शब्द में यानी कि जिस समास में पूर्व पद संख्या हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि नवरत्न, सप्तदीप, त्रिभुवन, सतमंजलि, है ना, तो 9, 7, 3, 7, बराबर। ये क्या है, पूर्व पद, यानी कि ये संख्या है। तो द्विगु समास में आपको क्या याद रखना है, पूर्व पद जो होता है जैसे कि 9, सप्त, त्रि और सत, यानी कि 7, त्रि यानी 3, सप्त यानी 7, 9 यानी 9। तो ये पूर्व पद जो है वो संख्या बताते हैं, है ना। इसलिए द्विगु समास को पहचानना एकदम सही है और आसान तरीका है, जिसे आपको याद रखना है कि पहला शब्द क्या होगा, पूर्व पद क्या होगा, संख्या होगा, तो वो द्विगु समास कहलाए। ओके। जैसे चौराहा, तो चौ यानी 4, 4 राह जहाँ होते हैं, है ना। त्रिमूर्ति यानी कि 3 मूर्तियों का समूह, 3 वो भी क्या है, संख्या है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा और द्विगु समास कहलाए। ओके। फिर देखिए तत्पुरुष समास, इसका भी आपको उदाहरण के साथ, परिभाषा के साथ समझाया था। तो देखिए, जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पर प्रधान, बराबर, प्रधान यानी कि मुख्य हो, जैसे कि दाता तो देने वाला, बराबर, गिरह कट यानी कि काटने वाला, बराबर। तो काटने वाला जो है, देने वाला है, वो उत्तर पद है। और ये जो है मत दाता यानी कि मत वो पूर्व पद है, वो गौण होता है, बराबर। गिरह गौण पद है यानी कि पूर्व पद है, और काटने वाला और देने वाला वो प्रधान है, बराबर। तो आपको उसकी परिभाषा क्या याद रखनी है कि जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। तो परसर्ग मतलब क्या, तो जैसे कि को है ना, तो शब्द की पहले यानी कि उत्तर पद के पहले आने वाला जो है प्रत्यय, वो परसर्ग कहलाता है, बराबर। तो इसमें आपको उदाहरण दिए हैं, मतदाता यानी मत को देने वाला, गिरह कट यानी गिरह को काटने वाला। अब इसमें आपको उसके 6 भेद है, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। पर आपको ये सब पूछा नहीं जाएगा, आपको सिर्फ तत्पुरुष समास याद रखना है। तत्पुरुष समास में आपको सिर्फ क्या याद रखना है, को, का, के, सी, से, है ना। ये जो है वो सर्ग है, उपसर्ग है, इसे काट देने पर यानी कि इसका लोप हो जाने पर वह क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास कहलाए। जैसे आपको यहाँ उदाहरण, जन्म से उत्पन्न, जन्मजात, मुँह से मांगा, मुँह मांगा, गुणों से हीन, गुणहीन। फिर देखो के लिए, है ना, तो को, का, के, से, के लिए, ये शब्द जो है वो तत्पुरुष समास के शब्द कहलाते हैं। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, बराबर। ये सब आपको करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष, ये आपको कारक चिन्ह जो आपको सिखाए जाएंगे अभी इसके बाद। जब व्याकरण में और कारक चिन्ह है, वो कारक चिन्ह के आधार पर ये तत्पुरुष समास पता है। अपादान तत्पुरुष समास, तो ये सारे आपको, जैसे कि कर्म, कर्ता, है ना, तो कर्म के लिए को है, करण के लिए के से है, संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए के लिए है, अपादान के लिए से, बराबर। फिर संबंधक तत्पुरुष के लिए का, के, है ना। तो मैंने आपको अभी ये बताया था कि का, के, की, से, के लिए, ये सारे तत्पुरुष समास कहलाएंगे।
फिर आपको बताया था कर्मधारय समास। इसकी भी परिभाषा आपको बताई थी कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें से उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे काली मिर्च, नीलकमल, पीताम्बर, चंद्रमुखी और सद्रुण। यानी कि काली मिर्च के लिए काली है जो मिर्च, नीला है जो कमल, पीत यानी पीला है जो अंबर, चंद्र के समान मुख वाली, और सद्रुण यानी कि सद है जो को। बराबर। तो कर्मधारय समास में आपको क्या याद रखना है? पूर्वपद विशेषण। तो विशेषण कौन कौन से हैं? तो काला, नीला, पीत यानी पीला, बराबर, चंद्र के समान, सद, ये सारे विशेषण हैं। और उत्तर पद विशिष्य है, बराबर। उत्तर पद मिर्च है, कमल है, अंबर है, मुख है ना, गुण है, ये सब विशेष्य है, यानी कि विशेषण की विशेषता बताते हैं, बराबर। जैसे कि काली है मिर्च, नीला है जो कमल, पीला है जो अंबर, चंद्र के समान मुख वाली, और सत है जो। इट्स क्लियर? याद रहा? उसके बाद आपको अव्ययी भाव समास भी बताया था, ये भी एकदम इजी है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है, जैसे यथास्थान, आजीवन, प्रतिदिन, यथा समय। तो यथा, फिर आ, प्रति, यथा, ये पूर्व पद अव्यय है। जैसे कि स्थान के, यथास्थान यानी स्थान के अनुसार, आजीवन यानी जीवन भर, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, यथा समय, समय के अनुसार। तो अव्ययी भाव समास में आपको अव्यय याद रखना है। क्या याद रखना है? अव्यय। और वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है, बराबर। क्या काम करता है? क्रिया विशेषण का कार्य करता है, जैसे जीवन भर, प्रत्येक दिन, समय के अनुसार, बराबर। तो ये क्रिया की विशेषता बताता है। ओके, इट्स क्लियर? फिर है हमारा बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी कि तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या है? जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी कि तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे महात्मा, नीलकंठ, लंबोदर, गिरिधर, फिर मक्खी जूस। तो शब्द इसे याद रखना है, शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो वो बहुव्रीहि समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी कि तीसरे अर्थ का बोध हो, वो बहुव्रीहि समास। तीसरा अर्थ मतलब क्या? तो जैसे कि महान है, महा आत्मा है जिसकी अर्थात ऊंची आत्मा वाला। नीलकंठ है जिसका अर्थात शिव जी। लंबा उदर है जिनका अर्थात गणेश जी। गिरी को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। और बहुत कंजूस व्यक्ति, मक्खी जूस यानी बहुत कंजूस। तो याद रहा आपको, ज़्यादातर शिव जी के भी भगवान के नाम है, शिव जी, गणेश, श्री कृष्ण, गिरिधर, है ना। तो महात्मा, नीलकंठ, लंबोदर, गिरिधर। तो वैसे कहा जाए तो शब्द समूह के लिए एक शब्द भी इसे कहा जाता है, तो इसके लिए भी बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको मैंने 1 से 6 फिर से रिवीजन के तौर पर समास के भेद बताए उदाहरण के साथ। इसको आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। इसका स्वाध्याय इसके बाद वाले अंश में करेंगे। आज के लिए इतना। आपको याद रहा होगा। नेक्स्ट टाइम आपको परिभाषा पूछी जाएगी, उसे याद कर लेना।